Yes, friends. So we are doing पार्टनरशिप. ठीक है. यूनिट 2 में पहुंच गए. रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स. रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स में हमें पढ़ना क्या क्या है ये आप देख लीजिए. म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज. म्यूचुअल वर्ड का मीनिंग है आपस में दोनों के प्रति, दोनों पार्टनर्स या सब पार्टनर्स के प्रति, एक दूसरे के प्रति. रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विथ थर्ड पार्टीज. implied authority of a partner. Admission by partners. Liability to third parties. Legal consequences of partner coming in and going out. Implied authority के नीचे में है मेरे दोस्त acts beyond implied authority. Extension and restriction of partners implied authority. और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन. बड़ा ही कड़ा शब्द है दोस्तों एक्सपल्शन. इंसॉल्वेंसी और दुनिया की आखिरी सत्य जो है मृत्यु, डेथ. तो आइए आज हम शुरू करते हैं. रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर. से पहले हम ये शब्द आपको दिखाना चाह रहे हैं, कॉमन एडवांटेज. कॉमन एडवांटेज का मीनिंग क्या है? जब भी मिलकर हम काम करते हैं, 2, 3, 4, 5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो कॉमन एडवांटेज होना चाहिए. कॉमन मतलब सबको फायदा होना चाहिए. पार्टनरशिप में बहुत विश्वास के साथ काम किया जाता है. ऐसा नहीं हो कि मुझे फायदा मिले और मेरे बाकी पार्टनर्स को फायदा ना मिले. ऐसा कभी भी नहीं सोचना. तो रिलेशनशिप या रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ कैसा रिश्ता है. जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, सेक्शन 9. पार्टनर्स are bound to carry on the business of the firm to the greatest common advantage. बिजनेस सब के सब कर रहे हैं, सारे पार्टनर्स मिलकर कर रहे हैं. दे कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये वर्ड कॉमन एडवांटेज. लिख कर आना आपको एग्जामिनेशन पे. और ये कॉमन एडवांटेज कब मिल सकता है? जब आप जस्ट हो. टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर. जस्टिस मेंटेन रहे, फेथफुलनेस रहे, एंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन. हिसाब किताब, अगर आप सच्चा हिसाब किताब रख रहे हो तो कहीं पर भी धोखा होने का चांस नहीं है. पूरी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो और सब चीजों का, ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म टू एनी पार्टनर. टू की जगह मेरे ख्याल से आप और भी लिख सकते हो, अफेक्टिंग द फर्म और टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. अगर पार्टनर मर गया है या पार्टनर विदेश गया हुआ है, कोई भी रीजन से, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी हम हिसाब किताब देने से पीछे ना हटे. एनालिसिस. आइए क्विक एनालिसिस देखते हैं. द पार्टनर शुड कैरी business of the firm to the greatest common advantage, and later they should render to any partner or his legal representative full information of all things affecting the firm. ये basically repeat किया है. A partner must observe the utmost good faith in dealings with the other partners. तो पूरी ये repeat है दोस्त. Okay.
अब एक बात बताओ, अकाउंट्स का बात हो रहा है, अकाउंट्स। अगर अकाउंट्स किसी एक पार्टनर ने रखा है, कई बार ऐसा होता है ना कि भाई विनोद, भाई तू बड़ा समझदार है, भाई मुझे तो यार ये लिखा पढ़ी नहीं आता है, भाई तू रख ले अकाउंट्स। तो विनोद भाई जो है वो भाई अपना, यार अपना भाई विनोद, वो अकाउंट्स रख रहा है, ठीक है। अभी हमने कहा कि अकाउंट्स पूरा पूरी देना है, एक पार्टनर, दूसरा पार्टनर, तीसरा पार्टनर, चौथा पार्टनर, सारे पार्टनर मिलजुल कर पार्टनरशिप करके एक दूसरे को हिसाब किताब देते रहेंगे। मगर विचार करो, अगर ऐसा है कि भाई हिसाब किताब का जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति ने लिया है तो क्या होगा? होगा क्या? वो एक व्यक्ति जिसने जिम्मेदारी ली है उसे बाकी सारे के सारे पार्टनर्स को हिसाब किताब अच्छे से समझाना होगा। ऑल द पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर अकाउंट्स टू ईच अदर। बाउंड ये वर्ड है दोस्तों, बाउंड, ये वर्ड है बाउंड। तो बाउंड को याद रखना दोस्त, ऑल पार्टनर्स आर बाउंड, ठीक है, मतलब कंपल्सरी है। ऑल पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर अकाउंट्स टू ईच अदर, बट where some of the accounts are kept by one of them, but where some of the accounts are kept by one of them, prima facie he would be the proper person to explain and give full information about them। तो भाई जो हिसाब रख रहा है वही एक्सप्लेन करेगा और तो और फुल इंफॉर्मेशन भी देगा। तो एक्सप्लेन एंड फुल इंफॉर्मेशन, ये एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस एग्जाम्पल में ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि मैं रीड करूं, ठीक है। आइए पॉइंट नंबर 2 में, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। बहुत अत्याचार, अगर कोई एक पार्टनर फ्रॉड कर रहा है, पूरे के पूरे फर्म को नुकसान हो रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ऐसा एकदम भी नहीं होना चाहिए। क्विक रीडिंग लगाते हैं, बल्कि देखो इसमें होना क्या है, सिंपल सी बात है। अगर कोई भी पार्टनर कुछ ऐसा फ्रॉड कर रहा है तो जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स है, उस फ्रॉड का नतीजा, इस फ्रॉड का जो नुकसान हुआ है, ये सारा का सारा आरोप सारे पार्टनर्स मिलकर उस एक कलमुहे पर डाल दो कि तेरे कारण जो नुकसान हुआ, ये पूरा का पूरा नुकसान कमबख्त अशोक, तूने ये क्या किया, ये सारा का सारा 20 करोड़ रुपए का नुकसान अशोक तेरे कारण हुआ है। और ये बाकी सारे पार्टनर्स अशोक क्यों बोल रहे हैं कि भाई अशोक, ये नुकसान तो तेरे कारण हुआ, ये पूरा का पूरा नुकसान तेरे को भरपाई करना है, राइट। तो ये ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, ये पार्टनर का ड्यूटी बन गया, ड्यूटी। अंडरस्टूड माय फ्रेंड, इट्स अ ड्यूटी। तूने गलत काम किया, फ्रॉड किया है, कोई बात नहीं, गलत तो कर दिया है, पर उस गलत को सही करना भी तेरा फर्ज है। चलो एक बार तू गलत भावने पे आ गया, गलत भावना आ गया तेरे मन में, कोई बात नहीं। आइए जल्दी से पढ़ते हैं। एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। The partner committing fraud in the conduct of the business of the firm must make good the loss sustained by the firm by his misconduct, and the amount so brought in the partnership should be divided between the partners। अब लॉस हो गया है, अब विनोद, प्रकाश, मनोज, सब कोई मिलकर अशोक ने जो नुकसान किया था, अशोक उसका भरपाई कर रहा है, पैसे लेकर आ रहा है, तो सारे पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। An act of partner imputable to the firm, imputable मतलब attributable to the firm or the principles of agencies which is fraud on his co-partners। वही सेम चीज को एक अलग लैंग्वेज पे लिखा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। एंटाइटल्स द को पार्टनर्स, अगर कोई एक पार्टनर फ्रॉड कर रहा है, दूसरे को पार्टनर्स क्या करेंगे, इट एंटाइटल्स, पावर दे रहे हैं को पार्टनर्स को, एज बिटवीन देमसेल्व्स
to throw the whole of the consequence upon him. Whole. थोड़ा फ्रॉड हुआ है, ज्यादा फ्रॉड हुआ है, इस फ्रॉड के कारण इतना नुकसान, मेरे कारण उसके कारण नहीं भाई, ये जो तूने गलत काम किया है पूरा का पूरा कॉन्सिक्वेंस इस एक गलती के कारण, इस एक फ्रॉड के कारण, समझ लो तुमने ये एक गलत काम किया, उसके कारण 20 करोड़ का डायरेक्ट नुकसान तो हुआ ही है, बट बदनामी हो गई है, और उस बदनामी के कारण 4 क्लाइंट और हमें छोड़ दिए हैं। वो 4 क्लाइंट छोड़ने का मतलब पता है, 80 करोड़ रुपए का और नुकसान हो गया। तो 20 करोड़ का फ्रॉड तूने किया, 80 करोड़ का उसका कॉन्सिक्वेंस आया, 100 करोड़ का नुकसान। अशोक ये तूने क्या किया? ठीक है, तो होल कॉन्सिक्वेंस बाकी सारे पार्टनर्स किस पे ऊपर फेंकेंगे, किसके ऊपर थोपेंगे? बताइए, बताइए। नहीं बताएंगे आप? इसका मतलब आप सो रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अशोक ये तूने क्या किया? डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, सेक्शन 1। राइट्स एंड ड्यूटीज जो भी है क्या होते हैं, देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट between the partners, and such contract may be express or may be implied। तो दो वर्ड क्या है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। राइट्स एंड ड्यूटीज का बात हो रहा है, और सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी वेरीड बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब हमने अशोक को जो फाइनेंस का कंट्रोल दिया था, क्योंकि अशोक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किया है पहले, अब ये राइट हम मिलकर चेंज करना चाहते हैं। अब से भाई अशोक तेरे को बैंक रिलेटेड कोई भी पावर नहीं देना चाहते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हम वेरीड कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और इसमें सारे के सारे कंसेंट आ गए हैं पार्टनर्स के, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, एंड सच कंसेंट मे बी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। इम्प्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग मतलब अब सारे के सारे पार्टनर्स, नहीं नहीं अशोक तेरे को तो साइन करना ही नहीं है, बैंक वाला काम तो तेरे को देना ही नहीं है, इम्प्लाइड हो गया, समझ, अपने आप समझ में आ गया। अग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट टू ट्रेड, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, नॉट विद स्टैंडिंग मतलब इन स्पाइट ऑफ, in spite of anything contained in section 27 of the Indian Contract Act 1872, in spite of मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड गलत है, मगर फिर भी पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि नहीं नहीं, इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैसे तो गलत है, मगर क्योंकि ये पार्टनरशिप हम कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, आप मेरे फर्म में पार्टनर भी बनोगे और साथ साथ वही सेम कमोडिटी आप अलग से भी बेचोगे, तो ये चीज़ तो नहीं हो सकता। तो रीजनेबल अगर है तो क्या लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 27 पे, इन स्पाइट ऑफ दैट ये जो हम आपको रेस्ट्रेंट लगा रहे हैं ट्रेड करने के लिए, ये सही माना जाएगा। रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैसे गलत माना गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, मगर क्योंकि आपको जो मैं रेस्ट्रेंट लगा रहा हूं, जो मैं आपके हाथ को बांध रहा हूं, वो नहीं बांधूंगा तो आप मेरे साथ यहां गलत कर बैठोगे। तो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हवाला देकर आप मेरे साथ गलत काम नहीं कर सकते हो। तो केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन पे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, आप लॉ पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट क्या है, लकीर का फकीर बनना या जस्टिस करना? बताइए। जस्टिस। Such contracts may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner। ठीक है, आप जो फर्नीचर बनाने का काम कर रहे थे वर्मा जी, अब तो हम और आप मिलकर फर्नीचर के ट्रेडर बन गए हैं, राइट, पार्टनरशिप हो गए। आप सोचिए, आप अगर अलग से अपना फर्नीचर का धंधा चालू रखेंगे तो धोखा नहीं होगा? तो ये तो आपको भैया अपना दुकान बंद करना होगा।
क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स आपके पास भेजूं, फर्म में आए और आप उसको अपने पर्सनल लेवल पे बेचे, तो सारा का सारा मुनाफा किसके पास गया? पार्टनरशिप फर्म में आया या आपके पर्सनल अकाउंट में आया? तो दोनों काम नहीं कर सकते हो। वो धंधा, आपका जो पर्सनल फर्नीचर का धंधा था, उसको बंद करना होगा। वो बंद होगा तो कम से कम सारा का सारा पैसा हमारे पार्टनरशिप फर्म में आएगा। तो हम आपको रिस्ट्रेन कर रहे हैं कि आप अपना पुराना धंधा बंद करिए। नहीं नहीं, वो तो भाई मैं को नहीं कर सकूं, वो तो मैं नहीं करूंगा। अगर नहीं करोगे उसको बंद, तो भैया हम आपके साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे। इतना सही बात है। सेक्शन 11 subsection 1 provides that subject to provisions of the act, the mutual rights and duties of the partners of the firm may be determined by contract between the partners। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? ये एनालिसिस समझ लो, दोबारा से पढ़ रहा हूँ। And such contract may be express or implied in the course of dealing. It further provides that such contract may be varied by consent of all partners। ठीक है? Section 11 subsection 12 clearly provides that notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act, the contract between the partners may provide that a partner shall not carry on any business other than that the firm while he is a partner। ये जो लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज पे आपको अपने एग्जाम पे लिख कर आना है। आए बात समझ में? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन एमिनेंटली मतलब क्लियरली और मेनली डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। क्या ये समझ रहे हैं आप? जब भी पार्टनरशिप बनता है तो बाकी जो आपके पार्टनर्स है उनका कंसेंट बहुत वैल्यू रखता है पार्टनरशिप फर्म में। नॉट ओनली फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, अगर कंसेंट ही नहीं है आपस में तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। तो एग्जिस्टेंस के लिए तो कंसेंट इंपॉर्टेंट है, बट फॉर द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट इन ऑल थिंग्स कंसिस्टेंट विथ इट्स एसेंशियल नेचर एंड पर्पस, सारे के सारे बातों के लिए आपस में म्यूचुअल कंसेंट इंपॉर्टेंट है। एन अग्रीमेंट टू बिकम पार्टनर इन द फर्स्ट इंस्टेंस, सबसे पहला इंस्टेंस की भी हमको और आपको पार्टनरशिप बनना है, पार्टनरशिप करना है। चलो उसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। तो सबसे पहला पार्टनरशिप का बेसिक बुनियाद ही है आपसी तालमेल और कंसेंट पे। सो टू वेरी द टर्म्स एट एनी टाइम नीड नॉट बी मैनिफेस्टेड इन एनी पर्टिकुलर फॉर्म। सो जब भी कुछ भी है, टर्म्स को भी वेरी करना है, तो हमें हमेशा आपस में कंसेंट लेकर काम करना है। द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, सेक्शन 12, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। धंधा है, पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो सबका बराबर का राइट है, बराबर का। ठीक है? एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलिजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये नहीं कि भाई बिजनेस हो गया मैं ध्यान नहीं देना चाहता हूं, ऐसा नहीं। डिलिजेंटली, द वर्ड इज अटेंड डिलिजेंटली। Any difference arising to the ordinary matters connected with the business may be decided by majority of the partners। कोई हो सकता है कि भाई डिफरेंस आ गया, अब मैं बोलूंगा कि भाई एसी चला दीजिए, प्लीज एसी चला दीजिए। अब एक इसी बात को समझ लो, 5 पार्टनर बैठे हैं, 6 पार्टनर बैठे हैं, अरे नहीं भाई एसी मत चलाओ, ठंड लग रहा है। अब 4 पार्टनर बोला नहीं नहीं एसी चला दो, तो मेजोरिटी बोला एसी चला दो, तो रूम का एसी चल उठा। ठीक है? तो ये तो बात हुआ मेजोरिटी। एंड एवरी पार्टनर शैल हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड। ऐसा नहीं कि ए लल्लू तुम तो चुप ही रहो, नहीं नहीं, लल्लू हो या गुल्लू हो, सबको राइट है। मगर इमेजिन करो, आज तक हम बेच रहे हैं मिठाई, अब हमको मिठाई नहीं बेचना है, अब हमको शराब बेचना है, अल्कोहल बेचना है। कल तक हम दूध से मिठाई बना के मिठाई बेच रहे थे, अब हमारा विश्वास उठ गया है, बोला आज के डेट में मिठाई कौन खाता है, आज के डेट में शराब का धंधा करेंगे, बहुत पैसा आएगा। तो ये शराब का धंधा के लिए
सारे के सारे पार्टनर्स को कंसेंट देना होगा, क्योंकि आप नेचर ऑफ बिजनेस को ही बदल रहे हो। तो नेचर ऑफ बिजनेस को बदल रहे हो, बट नो चेंज may be made in the nature of business without the consent of all partners. नेचर ऑफ बिजनेस को चेंज करने के लिए यूनानिमस, द वर्ड इज यूनानिमस डिसीजन चाहिए, यूनानिमस कंसेंट चाहिए। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू एक्सेस टू एंड टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, अब इसी का एनालिसिस करते हैं, या चलो इसको एनालिसिस कर ही लेते हैं। ये वर्ड आप देखिए, एवरी पार्टनर has the right to take part in the business of the firm. This is because partnership business is a business of partners and their management powers are generally co-extensive. Co-extensive मतलब of the same area. जितना एरिया तेरे पास है उतना ही एरिया मेरे पास है, जितना एरिया तू कवर करता उतना ही एरिया मैं कवर करता, ना तू मुझसे ज्यादा ना मैं तुझसे कम। तो मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं, ए तू मार्केटिंग वाला छोड़ दे, मैं देखूंगा। तू फाइनेंस वाला छोड़ दे, अरे भाई क्यों छोड़ दूं, फाइनेंस भी मेरा, मार्केटिंग भी मेरा, जितना पावर तेरे पास उतना ही पावर मेरे पास। तो ऐसा अगर कोई बात करे तो ये शब्द है दोस्तों को एक्सटेंसिव। तो ये शब्द आपको नंबर देगा एक, ठीक है, को एक्सटेंसिव। अब देखिए, नाउ सपोज दिस मैनेजमेंट पावर ऑफ द पर्टिकुलर पार्टनर इज इंटरफियर्ड। अब ये पावर, क्योंकि अभी हमने कहा कि जितना पावर तेरे पास उतना ही पावर मेरे पास, मगर तेरा पावर को मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, नहीं नहीं यार तू छोड़ दे यार। एंड ही हैज बीन रॉन्गफुली प्रिक्लूडेड, एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग देयरइन। कैन द कोर्ट इंटरफियर? जज साहब मेरे साथ धोखा हुआ है जज साहब, मेरे को कहा था कि तुम भी 10 लाख रुपया लगाओगे तो तुम्हें भी पूरा राइट मिलेगा, बट नहीं हुआ ऐसा। तो कोर्ट बोला अच्छा ठीक है, क्यों भाई बुलाओ तुम्हारे पार्टनर्स को। हाँ भाई विनोद, क्यों भाई बेचारे 56 के साथ ऐसा काम कर रहे हो? जज साहब वो 56 तो अभी बचपन में है ना, नहीं नहीं माइनर तो नहीं है, उसके साथ तुम ऐसा नाइंसाफी नहीं कर सकते हो। वो भी पार्टिसिपेट करेगा पूरा बिजनेस में, बराबर का पैसा लगा हो या नहीं लगा हो। आप 50 लाख लगाया, उसने 5 लाख लगाया, बट इट्स ओके, ठीक है। तो कोर्ट इंटरफियर कर सकता है। इन दीज सर्कमस्टांसेस द आंसर इज एन अफर्मेटिव। द कोर्ट कैन एंड विल बाय इंजंक्शन restrain other partners from doing so. कोर्ट रोक सकता है दूसरे पार्टनर्स को। It may be noted in this connection that a partner who has been wrongfully deprived of the right of participation in the management has also other remedies. भैया कैसा पार्टनर बनाए हो, बुड़वक है क्या हम? हाँ, जो मन में आ रहा आप लोग कर रहे हो, हमको ना पूछते हो ना समझाते हो, पूछते रह जाते हैं, चिल्लाते रह जाते हैं, बोलते हैं अरे तुमको बाद में बताएंगे, नहीं चलेगा। मेरा पैसा वापस कर दो, नहीं चलेगा, हमको नहीं बनना है पार्टनर, ये पार्टनरशिप मेरे को नहीं चाहिए। बुड़वक बना दियो, बेवकूफ समझते हो। तो ऐसा अगर मेरे साथ अगर कोई करे तो मैं, और भी रेमेडीज है मेरे पास। सूट फॉर डिसोल्यूशन, जाओ मैं ये पार्टनरशिप डिसॉल्व कराऊंगा, मेरा पैसा मुझे दे दो। सूट फॉर अकाउंट्स, क्योंकि आप लोग तो हिसाब भी नहीं देते हो, तो रुको मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं अदालत में जाऊंगा, मैं जज को बोलूंगा कि वो आपको बोलेंगे कि आप मुझे हिसाब दिखाओ। हिसाब विदाउट सीकिंग डिसोल्यूशन, नहीं मैं डिसोल्यूशन काहे करूंगा,
आप लोग तो चाहते हो कि मैं निकल जाऊं क्योंकि बहुत ज्यादा मुनाफा आ गया ना, अब लालच बढ़ गया है। 1/3 का पार्टनर हो, 3 पार्टनर है हम लोग, लल्लन, बचपन और छगन। तो यस, आप नहीं चाहते हो कि मुझे पैसे मिले, तो मैं अकाउंट्स देखूंगा, मैं कोर्ट को बोलूंगा, डिसोल्यूशन नहीं करूंगा। भैया दुनिया ऐसा ही है दोस्त, पैसे के लालच में पार्टनर भी धोखा दे देते हैं। The above mentioned provision of law will be applicable only, अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अगर शुरुआती तौर पे ही जब हमने तुम्हें पार्टनर लिया था भाई, तेरे को पहले ही तो बता दिए थे, पहले बताए थे क्या नहीं? याद करो, तुमको तो बताए थे कि भाई मैनेजमेंट में तुम अपना टांग मत अड़ाना, तुम्हारे बुद्धि से चलेंगे तो ये धंधा चौपट हो जाएगा भाई, तेरे को बोले तो थे, तो फिर काहे ऐसा कर रहे हो भाई? सो यही बात है, अगर शुरुआती तौर पे ये आपस में तय हो गया था, तो अब तुम तय को क्यों खोल रहे हो, क्यों क्रीज खराब कर रहे हो? The above mentioned provision of law will be applicable only if there is no contract to the contrary between the partners. No contract to the contrary. No contract to the contrary. Contrary मतलब opposite. तो भैया जो तुम बोल रहे हो उसका ऑपोजिट जो हम बोल रहे हैं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट था ही हमारे बीच में, तो भाई अब तुम क्यों बोल रहे हो? It is quite common to find a term in partnership agreements which gives only limited power of management to a partner. ऐसा कई बार देखा गया है, कई बार देखा गया कि भाई देख भाई, तेरे को कम बुद्धि है, तुम कम पढ़े लिखे हो, तुम भैया मैनेजमेंट में तुम्हारा हिस्सा कम रहेगा, डिसीजन हम लोग ले लेंगे, भरोसा है क्या नहीं? तो डिसीजन लेते समय भाई तुम्हारा डिसीजन हम लोग नहीं मानेंगे। प्रॉफिट्स का तुम चिंता मत करो, सारा का सारा प्रॉफिट, मुनाफा, बुक्स ऑफ अकाउंट सब देखो, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। पर डिसीजन में भैया तुम अपना दिमाग मत लगाओ, तेरे पास भैया बहुत पैसा है, पैसा दे दो, दिमाग अपना मत लगाओ, दिमाग हमारा, पैसा तेरा। Or a term that the management of a partnership will remain with one or more partners to the exclusion of others। ऐसा कई बार होता है, 4 दोस्त ने मिलकर पैसे लगाए, एक इंसान को ज़्यादा बुद्धि है या ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो भैया ये राइट एक्सक्लूसिव मेरा है। In such a case, the court will normally be unwilling to interpose, interpose मतलब intervene with the management with such partner or partners unless it is clearly made out that something was done illegally or in breach of trust reposed in such partners। अगर इलीगली कुछ गलत तरीके से कुछ हुआ है, कोर्ट को ऐसा लगे कि नहीं यार यहाँ तो कुछ दाल में काला है, तभी कोर्ट उसमें इंटरपोज करेगा या इंटरफियर करेगा या इंटरवीन करेगा, वरना ये मामला एकदम आईने की तरह साफ है जज साहब। ठीक है मैडम? राइट टू बी कंसल्टेड, right to be consulted, okay, where any differences arises between partners with regard to business of the firm, it shall be determined by the views of majority of them। अब डिफरेंस तो आ ही सकता है, तो डिफरेंस आने पे मेजॉरिटी का, एंड एवरी पार्टनर शैल हैव राइट टू एक्सप्रेस द ओपिनियन, सिंपल है, बिफोर मैटर इज डिसाइडेड, सिंपल है, बट नो चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म कैन बी मेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये बात हम कर चुके हैं कि अभी तक हम बेच रहे थे दूध का मिठाई, अब हमको बेचना है शराब, पूरा का पूरा बिजनेस चेंज। तो यूनानिमस मेजॉरिटी नहीं चलेगा, यूनानिमस मतलब ऑल पार्टनर्स। दिस मीन्स दैट इन रूटीन मैटर्स द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी पार्टनर्स विल प्रिवेल। रूटीन डे टू डे मैटर्स, ठीक है, दूध कहाँ से लाना है, दही कहाँ से लाना है, वो चलेगा। ऑफ कोर्स द मेजॉरिटी एक्ट इन गुड फेथ एंड एवरी पार्टनर मस्ट बी कंसल्टेड as far as practicable। It may be mentioned that the aforesaid majority rule will not apply where there is change in the nature of firm itself। In such case, the unanimous consent of partners is needed।
नंबर 3, राइट टू एक्सेस टू बुक्स. बुक्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Every partner, whether active or sleeping, is entitled to have access to any of the books of the firm and to inspect and take out of copy thereof. The right must, however, be exercised bona fide. Bona fide मतलब genuine interest. ठीक है, genuine reason से होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ गलत करना हो. म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज सेक्शन 13, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आइए इसको डायरेक्ट हम एनालिसिस से करते हैं. राइट टू रेम्यूनरेशन. No partner is entitled to receive any remuneration in addition to his share in the profits. अलग से रेम्यूनरेशन काहे का भाई? ठीक है, अलग से कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलने का. ऑफ द फर्म और फॉर टेकिंग पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म. पार्टनर है, प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट लो, एंजॉय करो. मगर, बहुत बड़ा मगर है दोस्त, मगर, बट दिस रूल can always be varied by an express agreement or by a course of dealings. Generally हम क्या समझते हैं कि राइट टू रेम्यूनरेशन कि क्या किसी पार्टनर का राइट है? जब ये बात कर रहे हैं सेक्शन 13 का, क्या किसी पार्टनर का राइट है रेम्यूनरेशन के लिए, तो आपका क्या जवाब रहेगा बताइए? क्या आपका राइट है? रेम्यूनरेशन का राइट है? नहीं सर, हमारा राइट प्रॉफिट का है. आया बात समझ में? मैं तो बिजनेस में एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, मैं सारा दिन काम कर रहा हूं, तो बाकी पार्टनर्स इस रूल को थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं कि नहीं यार, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो देना बनता है. तो दिस रूल कैन ऑलवेज बी वेरीड, चेंज्ड बाय एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट और बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग्स इन विच event the partner will be entitled to remuneration. तो अब आप बोलोगे सर ये तो दोनों बातें कर रहे हैं. एक तरफ बोलते हैं कि नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन, दूसरा तरफ बोलते हैं कि दिस रूल कैन बी वेरीड बाय एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट. तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक अधिकार, रेम्यूनरेशन का एक अधिकार नहीं है, पार्टनरशिप है ना. आप एम्प्लॉय थोड़ी ना हो. रेम्यूनरेशन किसको मिलता है? एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो नहीं है ना भाई. आप बराबर के मालिक हो, तो बराबर के मालिक को क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन या प्रॉफिट? प्रॉफिट. मगर आप बोल रहे हो कि देखो भाई, बराबर के मालिक तो है, तो भाई मालिक तो तुम लोग भी हो, तुम लोग घर पे सो रहे हो, मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक एक्स्ट्रा खटनी कर रहा हूँ, तो मेरे को यार इस खटनी के लिए क्या दोगे, इस एडिशनल एफर्ट्स के लिए क्या दोगे? तो सारे पार्टनर्स ने मिलकर एक्सप्रेसली ये अग्री किया कि नहीं भाई तेरे को 20,000 रुपया महीना ज़्यादा देंगे. ठीक है. Thus a partner can claim remuneration even in the absence of a contract. अब ये बोला जा रहा है कि चलो कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, मगर मैं एक ऐसा पार्टनर हूँ जो सुबह 7 बजे से शटर का गेट खोलता हूँ, रात को 11 बजे तक काम करता हूँ, ईमानदार हूँ, बाकी सारे पार्टनर्स को एक एक बुक्स ऑफ अकाउंट सब कुछ दिखा रहा हूँ. When such remuneration is payable under the continued usage of the firm. जब से बात किए, जब से तय किए हैं, देखो शुरुआती तौर से जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करता हूँ, बाकी लोगों को सैलरी देता हूँ, और मैं शुरू से ही 20,000 रुपया मैं अपने लिए इस काम के लिए निकाल रहा हूँ. तो कंटिन्यूड यूसेज ऑफ द फर्म, इन अदर वर्ड्स व्हेन इट इज कस्टमरी टू पे रेम्यूनरेशन. ये तो कस्टम बन गया भाई, जब से हम काम कर रहे हैं शुरू से 20,000 रुपया एक्स्ट्रा तो मैं ले ही रहा हूँ. टू अ पार्टनर फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म, he can claim it even in the absence of contract for the payment of the same. कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. पहला बात बोला जा रहा है कि वैसे तो राइट नहीं है, मगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है,
और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है मगर शुरुआती तौर पे बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट के शुरू से ही मैं 20,000 रुपया ले रहा हूं, अब अचानक तुम आके बोलोगे भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था, तो बिना कॉन्ट्रैक्ट के तुम कैसे लेके जा रहे हो? तो नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते आप। चलो दूसरा अधिकार क्या है? राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट्स अर्नड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम अधिकार का बात करेंगे तो मेरा अधिकार इक्वल प्रॉफिट पर है। भाई मैंने लगाया है 20 लाख रुपए, तूने लगाया है 2 करोड़ रुपए, तो मैं तो ज्यादा पैसा लगाया। भैया पैसे कौन ज्यादा लगाया है कौन कम लगाया है उससे अधिकार का बात करो आप। तो राइट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब है इक्वल। अब अगर हम कुछ आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके उसको चेंज करते हैं तो एक अलग बात है। अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो इसका मतलब है बराबर के हिस्सेदार। एंड सो कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द फर्म। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉसेस बराबर के हकदार। The amount of partner shares must be ascertained by inquiring whether there is any agreement in that behalf between the partners. If there is no agreement, you should make a presumption of equality. ये बहुत important है। You should make a presumption of equality. अगर कोई agreement नहीं है तो क्या है? तो हम बराबर के भाई भाई हैं, तेरा हिस्सा मेरा हिस्सा बराबर का है। तू 2 करोड़ लगाया तो क्या है, मैं 20 लाख लगाया तो भी क्या है। प्रॉफिट अगर 1 करोड़ का आया तो 50 तेरा और 50 मेरा है। तो यू शुड मेक अ प्रिजम्पशन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है। एंड द बर्डन ऑफ प्रूविंग that the shares are unequal will lie on the party alleging the same. अब अगर 2 करोड़ वाला बोलता नहीं नहीं मेरा तो ज़्यादा है, तो भाई प्रूफ कर कैसे ज़्यादा है, तेरे को प्रूफ करना होगा। और मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि हम लोग के बीच में कोई तय नहीं हुआ था, तो सेक्शन 13B क्या कहता है? सेक्शन 13B कहता है प्रिजम्पशन ऑफ इक्वालिटी। आगे देखिए, there is no connection between the proportion in which the partners shall share the profits and the proportion in which they have contributed towards the capital of the firm. सेक्शन 13B एकदम क्लियरली कह रहा है कि कोई कनेक्शन नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो कैपिटल हमने कंट्रीब्यूट किया है उस कैपिटल पे क्या कोई इंटरेस्ट मिलेगा? The following elements must be there before a partner can be entitled to interest on monies brought by him in the partnership business. ये एसी बंद करिए ना। An express agreement to that effect or practice of the particular partnership, any trade custom to that effect, or a statutory provision which entitles him to such interest. तो ये 3 चीज होना चाहिए भाई। एक्सप्रेस अग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, कोई कस्टम हो या कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन हो तो ही इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। सपोज अ पार्टनर मेक्स एन एडवांस टू द फर्म इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 50 लाख सबको। अब मुन्ना बाबू जो है, मुन्ना बाबू नाम पे मत जाना,
नाम तो मुन्ना बाबू है, बट ये 20 लाख और एक्स्ट्रा फर्म को दे रखे हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एडवांस टू द फर्म। In such case, the partner is entitled to claim interest thereon at 6% per annum. तो इस 20 लाख पे 6% पर एनम मिलेगा। While interest on capital account, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई फर्म, पार्टनरशिप फर्म जब भी डिसॉल्व हो रही है, डिसोल्यूशन पे आ गया है, इंटरेस्ट लेट्स से 31 अक्टूबर 2017 और ये है समझ लो 31/12, यहाँ पर हुआ है फर्म डिसॉल्व, तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, डिसोल्यूशन यहाँ हो गया, तो बस कैपिटल का इंटरेस्ट यहीं तक मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। कैपिटल बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि कैपिटल जो है बिजनेस करने के लिए दिया गया था। जब बिजनेस ही डिसॉल्व हो गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिसॉल्व हो गया है। मगर इंटरेस्ट ऑन एडवांस कीप रनिंग इवन आफ्टर डिसोल्यूशन एंड अप टू द डेट ऑफ पेमेंट। फर्म यहाँ डिसॉल्व हो गया, अब समझ लो पेमेंट इसका जो है यहाँ किया गया, जो एडवांस था, तो ये एडवांस का पेमेंट अगर 31 दिसंबर तक किया गया है तो यहाँ तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब तक एडवांस का पेमेंट नहीं हुआ है तब तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बेसिकली इसे आउटसाइडर की तरह ट्रीट करो। आपस में डिसॉल्व हो गया बिजनेस, तो चलो भैया अब इंटरेस्ट किस बात का, जब धंधा हो ही नहीं रहा है, काम धंधा नहीं है, तो इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं बनता कैपिटल पे। बट मैंने तो एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है, तो यू हैव टू ट्रीट मी एज अ आउटसाइड क्रेडिटर। Right to be indemnified. Every partner has the right to be indemnified by the firm in respect of payments made and liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of business of the firm. अब सिंपल ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर मैं एक पार्टनर हूँ, मैंने कुछ ऐसा पेमेंट किया है जो उस समय समझ लो फर्म के पास पैसे नहीं थे, मैंने अपने पॉकेट से पैसा दे दिया, तो वो पैसा मुझे फर्म देगा। As well as in the performance in case of emergency for protecting the firm from any loss. फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने पैसे दिए। If the liability and act are such as a prudent man would make or incur or perform in his own case under similar circumstances. तो ये पेमेंट है या लाइबिलिटी जो उसने इनकर किया है, कोई भी व्यक्ति उस सिचुएशन पे, अपने सिचुएशन पे भी रहता तो वो वही काम करता, तो फर्म उसे पैसे दे देंगे। A partner must indemnify the firm for any loss caused to it by willful neglect in the conduct of business of the firm. अब मैं एक पार्टनर हूँ, मैंने गलत किया, मेरे गलत हरकत के कारण फर्म को नुकसान हो गया, तो मैं उसका भरपाई करूँगा। अब दोस्तों बात करना है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या है, और इस पे हम चर्चा करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सनल प्रॉपर्टी किसी पार्टनर का और पूरे के पूरे फर्म उसे यूज कर रहे हैं, तो क्या वो पर्सनल प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बन गया, या ऐसा क्या सिचुएशंस आता होगा कि पर्सनल प्रॉपर्टी को हम पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बना लें। ये सब तो डिस्कशन है आपस का तालमेल और आपस का अग्रीमेंट। अब समझ लो कि 50 लाख रुपया सबको देना था,
और मेरा 10 लाख रुपए का होंडा सिटी सबके सब पार्टनर्स यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई जब ये जो मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा पर्सनल गाड़ी तो एक तरह से पूरा का पूरा फर्म यूज़ कर रहा है। तो भैया इसको 8 लाख रुपया पे सेटल कर लो और 8 लाख रुपया चलो मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन गाड़ी के रूप में मान लो। तो आज से ये गाड़ी मेरी पर्सनल नहीं रह जाएगी, ये गाड़ी पार्टनरशिप फर्म की कहलाएगी। तो ऐसा अरेंजमेंट अगर बाकी सारे पार्टनर अग्री कर गए तो ठीक है, या पार्टनर बोले हाँ 8 लाख में तेरा ये खटारा गाड़ी कौन लेगा, इससे अच्छा भैया सबको 3-3 लाख रुपया दो, हम लोग 4 पार्टनर मिलके 12 लाख रुपया में और भी अच्छा गाड़ी खरीद लेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी तो वो प्रॉपर्टी जो पूरे के पूरे पार्टनरशिप फर्म का है। तो क्या आप तैयार हो? Subject to the contract between the partners. The property of the firm includes all property and rights. All property and rights. Rights जो है किसी भी चीज का, वो भी अपने आप में प्रॉपर्टी है. And interest in the property. Originally brought into the stock of the firm. Originally जब हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था, तो तुम गाड़ी लाए थे, तुम पैसे लाए थे, तुम कुछ मशीन लेकर आए थे, तो ये ओरिजिनली पार्टनरशिप स्टॉक में था, ये सबके हैं, या हमने एक्वायर किया है या परचेज किया है, और अदरवाइज बाई और फॉर द फर्म और फॉर द पर्पसेस इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड इंक्लूड्स ऑल्सो द गुडविल ऑफ द बिजनेस। तो सीधा सीधी अगर हम टिक करवाएं आपको, तो प्रॉपर्टी क्या है? ऑल प्रॉपर्टी, राइट्स, इंटरेस्ट, या बाद में कुछ एक्वायर किया या परचेज किया, और गुडविल। ठीक है, unless the contrary intention appears, property and rights and interest in property acquired with money belonging to the firm। अब कुछ ऐसा प्रॉपर्टी, राइट्स या इंटरेस्ट जो अक्वायर किए हैं और वो पैसा फर्म का था, तो इसका मतलब तो बहुत सिंपल है, दे आर डीम्ड टू हैव बीन अक्वायर्ड फॉर द फर्म। एनालिसिस देखिए क्या बोल रहा है। The expression property of the firm, also referred to as partnership property, partnership assets, joint stock, common stock, joint estates, partnership property, partnership asset, joint stock, common stock, joint estate। ठीक है, denotes all property rights and interest to which the firm, that is firm क्या है, all partners collectively may be entitled। The property which is deemed as belonging to the firm in the absence of any agreement between the partners showing contrary intention is comprised of the following items. All property rights and interest which partners may have brought into the common stock as their contribution to the common business। ये वही बात रिपीट हो रही है, ठीक है। All the property rights and interest acquired or purchased by the firm for the purpose and in the course of the business of the firm। चाहे तो प्रॉपर्टी राइट एंड इंटरेस्ट शुरू में हमने लेकर आए, वो है फर्म का प्रॉपर्टी, बाद में हमने परचेज किया, वो है फर्म का प्रॉपर्टी, और तीसरा चीज है गुडविल।
तो ये 3 लाइन जो है दोस्त, ये इम्पोर्टेंट है। ये बाकी जो है सिर्फ समझाने के लिए अलग-अलग वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। The determination of the question whether a particular property, अब एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का बात हो रहा है, लेट्स से होंडा कार, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, इज और इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अब ये होंडा कार जो मेरा है पर्सनल, ये मेरा प्रॉपर्टी है या फर्म का प्रॉपर्टी है, अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द रियल इंटेंशन और अग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स। अब ये गाड़ी को भैया हम लोग फर्म का गाड़ी बना लेते हैं, तो फर्म का गाड़ी बनाओगे तो भैया मेरा 8 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूशन जोड़ लेना। नहीं भैया, नहीं बनाना है। Thus, the mere fact that the property of a partner is being used for the purpose of the firm shall not by itself make it partnership property। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो आप। मेरा गाड़ी यूज किया जा रहा है पार्टनरशिप फर्म में, सिर्फ मेरा गाड़ी यूज करने का ये मतलब नहीं है कि वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, ये तो आपस में हम लोग मिलकर तय करेंगे। तय हुआ तो ठीक है। क्यों? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होते के साथ मेरा गाड़ी का जो वैल्यू है वो मेरा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? मेरा गाड़ी 8 लाख रुपए का वैल्यूएशन करके मैंने, भैया ऐसे तो तुम लोग यूज़ कर ही रहे हो, मेरे को तो कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है, मैं मना तो कर पा नहीं रहा हूँ, मेरा गाड़ी सारे के सारे पार्टनर्स यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे को फ़ायदा चाहिए ना उसका। तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया अब ये गाड़ी मेरा तो खुद का अकेला का तो रहा नहीं, तो पूरा फर्म का हो गया, तो इस गाड़ी को 8 लाख रुपया में मैंने फर्म को बेच दिया। चलो ऐसे भी समझ लो, फर्म खरीदेगा क्या? हाँ, फर्म, अब फर्म बोल रहे हैं तेरा खटारा 8 लाख में खरीदने से अच्छा हम लोग 10 लाख में नया नहीं खरीद ले। हो सकता है कि नहीं हो सकता ये बात? हम्म। तो चल ठीक है भैया, 8 लाख पे नहीं तो चल 6 लाख पे सेटल कर, 5 लाख पे सेटल कर। तो ये आप चल 5 लाख में देगा तो चल फर्म खरीदने के लिए तैयार है। तो आपस का रियल इंटेंशन क्या है कि तेरा गाड़ी को फ्री में यूज करेंगे भाई, यूज तुम, और तुम दे रहे हो कोई बिना कोई ऑब्जेक्शन के, तो ठीक है, तो वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी मेरा पर्सनल है, मगर यूज कौन कर रहा है? सारे पार्टनर्स यूज कर रहे हैं। तो ये इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। सो अनलेस इट इज इंटेंडेड टू बी ट्रीटेड एज सच, partners may by an agreement at any time convert the property of any partner or partners, and such conversion, if made in good faith, would be effectual between the partners and against the creditors of the firm। अब अगर अचानक में हमने तुम्हारी गाड़ी को पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट कर लिया, हो ही सकता है, तो अब ये गाड़ी, जब अगर समझ लो ये गाड़ी अब फर्म की हो गई है, अब एक क्रेडिटर है जो हमसे 5 लाख रुपया पाएगा, पैसे हैं नहीं हमारे पास, तो उस क्रेडिटर को हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई एक काम कर, ये गाड़ी है हमारे पास, ये गाड़ी तुम अगर चाहो तो ले सकते हो। तो ये कब हम बोल पाएंगे कि ये गाड़ी तुम ले सकते हो? जब ये गाड़ी होंडा सिटी पर्सनल से हमने उसको फर्म में कन्वर्ट किया। क्लियर है बात? और द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर इनटू अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो ये तो भाई आपस का बात था, प्रॉपर्टी कन्वर्जन, सिंपल। अब बात करना है हम लोगों को गुडविल का। अब गुडविल क्या होता है बताइए? गुडविल क्या होता है? समझो मैं, हम लोग एक स्वेटर का बिजनेस कर रहे हैं, विंटर कमिंग, ठंड लगिंग, तो स्वेटर कमिंग, सो स्वेटर बिजनेस। अब स्वेटर बिजनेस में समझ लो हमारा फर्म का नाम है मोंटे कार्लो, और 50 साल से ये हमारा नाम चले आ रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी लोग स्वेटर खरीदते हैं, क्योंकि मोंटे कार्लो पे थोड़ा सा भरोसा ज़्यादा है,
तो बिजनेस ज़्यादा होता है ना। ब्रांड, गुडविल, फेथ। तो गुडविल मतलब ये है कि सिमिलर बिजनेस, अगर कोई और स्वेटर कोई और बेच रहा हो और हम बेच रहे हैं, तो नया आदमी अगर इस बिजनेस पे उतरे तो हो सकता है वो 10 लाख का स्वेटर बिजनेस करे, सेल उसका 10 लाख का हो, मगर हमारा सेल तो 1 करोड़ रुपया का होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोग हमारा ब्रांड खोजते हैं। भैया वो मोंटे कार्लो वाला नहीं है, वो दीजिए ना, वो बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या है? आप अच्छा ब्रांड, अच्छा क्वालिटी भी बना रहे हो, बट लोगों के भावना में क्या है? हमें मोंटे कार्लो का खरीदना है। तो ये होता है गुडविल। तो आइए गुडविल के बारे में पढ़ते हैं। Section 14 specifically lays down that the goodwill of a business is subject to a contract between the partners to be regarded as property of the firm. अब गुडविल को भी हम पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, बट दिस सेक्शन डज नॉट डिफाइन द टर्म गुडविल। डिफाइन नहीं कर रहा गुडविल क्या है, वो समझा नहीं रहा, बट आप समझ चुके हो। गुडविल इज अ कॉन्सेप्ट विच इज वेरी easy to understand but difficult to define. Goodwill, which Goodwill may be defined as the value of reputation of business house in respect of profits expected in future over and above the normal level of profits earned by the undertaking belonging to the same class of business. Same class of business. आप 1 करोड़ का स्वेटर बेचोगे, बट मोंटे कार्लो ब्रांड है मेरा, हम 1.5 करोड़ का स्वेटर बेचेंगे, हम 50 लाख रुपया ज्यादा का सेल्स करेंगे। When a partnership firm gets dissolved, every partner has the right, in the absence of any agreement to the contrary, अगर कोई कॉन्ट्ररी अग्रीमेंट नहीं है तो हर पार्टनर का एक अधिकार है टू हैव द गुडविल ऑफ द बिजनेस सोल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब फर्म तो डिसॉल्व हो रहा है, मोंटे कार्लो इतना साल से इतना अच्छा बिजनेस किया, अब हमको बिजनेस नहीं करना है, बूढ़े हो चले, बिजनेस नहीं करेंगे। मगर मोंटे कार्लो ब्रांड जो है, आज भी देखो गांव को नहीं पता कि इसके पीछे पार्टनर्स कौन है, बट मोंटे कार्लो चलेगा। तो अब हम लोग चारों पार्टनर बूढ़े हो गए हैं, रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, अब हम लोग मोंटे कार्लो, एक नीचे का एक ब्रांड था सिंक्लेयर्स, सिंक्लेयर्स के पास जाते हैं। भैया सिंक्लेयर्स, तुम एक अच्छा कंपनी हो, अच्छा काम कर रहे हो, पर तुम्हारा सेल्स देखो, हम 1.5 करोड़ का सेल करते हैं, तुम्हारा सेल्स सिर्फ 20 लाख रुपए का है। चलो हम तुमको अपना मोंटे कार्लो ब्रांड बेचते हैं, कल से तुम अपने सारे स्वेटर पे मोंटे कार्लो लगा के बेचना, देखो तुम्हारा 20 लाख से सेल्स 2 करोड़ का हो जाएगा, और आने वाला 10 साल तक तो देखो तुम आराम से ये बिजनेस कर सकते हो। तो हमें हर साल का 10 से 15 लाख रुपया का तुम भैया देते हो, तो 1.5 करोड़ रुपया दे दो हमें, हम तुमको ये अपना गुडविल बेचते हैं। चलो 1.5 करोड़ में 50 लाख इस साल दे दो, बाकी 20-20, 25-25 लाख करके दे देना। तो ओवरऑल डिसॉल्व हो गया फर्म हमारा, बट हमने अपना गुडविल बेच दिया, तो वो पैसा भी पार्टनर्स लोग बांट लेंगे। क्यों बांटेंगे? क्योंकि वो गुडविल बनाया किसने? सारे पार्टनर्स ने बनाया। Goodwill is the part of the property of the firm. It can be sold separately or along with the other properties of the firm. जब फर्म डिसॉल्व हो गया, सारा प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, गुडविल को भी बेच दिया। Any partner may, upon the sale of goodwill of the firm, make an agreement with the buyer that such partner will not carry on the business similar to that of the firm within a specified period or within a specified local limits, and notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act 1872, such agreement shall be valid in restriction is if restriction imposed are reasonable.